कैसे हो आप लोग। देखो एनसीईआरटी का मैंने चैप्टर 1 उसकी पूरी थ्योरी और उसके क्वेश्चन आंसर पूरे करा दिए। आज ये मेरी तीसरी वीडियो है और चैप्टर है दूसरा, यानी कि हम एनसीईआरटी के ज्योग्राफी जो भूगोल है उसका दूसरा चैप्टर करा रहे हैं आपको। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो दोस्तों, भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 मुख्य भागों में बांटा गया है। ये मैंने ऊपर लिख दिया है, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, पहला है नंबर 1 हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। यानी कि भारत में इतनी आकृतियां पाई जाती हैं, यानी कि हिमालय पाया जाता है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, मरुस्थल है, तटीय मैदान है, द्वीप है। अब इनको चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो देखो, पहले हम पढ़ेंगे हिमालय की पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों, शुरुआत में ही आपकी किताब में ये पॉइंट दिया हुआ है। देखो, यह हिमालय जो है एक नवीन बलित पर्वत है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि हिमालय एक कैसा पर्वत है, तो बताना है हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। इसका विस्तार की बात करें तो देखो, पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यानी कि मैं बात करूं, ये आपका भारत है, ये आपका भारत हुआ, मैं मोटा मोटा मैं समझा दे रहा हूं आपको। तो देखो, यहाँ से ये है आपका पश्चिमी हिस्सा और ये है आपका पूर्वी हिस्सा। यानी कि यहाँ से सिंधु नदी से लेकर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय आपका फैला हुआ है। इसकी पश्चिम में चौड़ाई है 400 किलोमीटर और पूर्व में चौड़ाई है 150 किलोमीटर। तो आपसे कोई पूछे कि हिमालय की चौड़ाई किधर साइड में ज़्यादा है और किधर साइड में कम है, तो आपको बताना है हिमालय के पश्चिम की चौड़ाई 400 किलोमीटर है और पूर्व की चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर है। ये आपको बताना है। अगला है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, लेकिन आपकी किताब ने ये नहीं समझाया है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, ऐसे समझो, आज से लाखों साल पहले जो भारत जहाँ तुम देखते हो नक्शे में, वहाँ भारत नहीं था। कहाँ था भारत? अफ्रीका। यह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका से लगा हुआ था ये आपका भारत है। ठीक है, ये आपका भारत है। और जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीता, यानी कि जो पूरे जो महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनका विस्तार हुआ, तो भारत उत्तर पूर्व की ओर खिसका और खिसकते खिसकते यहाँ पर जो आप देखते हो इस समय जहाँ हम लोग रहते हैं, भारत वहाँ आगे खिसक के आ गया। लेकिन इस हिमालय के निर्माण की जो कहानी सबसे इंटरेस्टिंग बताई है, वो बताइए कोवर महोदय ने। एक कोवर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, उसने भूसन्नति का सिद्धांत दिया। उसने बताया कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वह गोंडवाना लैंड था और एक हिस्सा था अंगारा लैंड। तो देखो, 2 हिस्से थे, एक उत्तर में था अंगारा लैंड और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। तो देखो, उत्तर में जो अंगारा लैंड था उसको बोलते थे यूरेशिया, यानी कि यहाँ पर एशिया है, और इसको बोलते थे क्या? गोंडवाना लैंड। अब देखो, इन दोनों के बीच में एक सागर था, टेथिस सागर। यानी कि इन दोनों क्षेत्र के बीच में एक टेथिस सागर था। तो देखो, यूरेशिया यानी कि अंगारा लैंड में कुछ नदियां बहती थी, गोंडवाना लैंड में कुछ नदियां बहती थी। तो दोनों की नदियों ने जो मिट्टी नदियां लेकर आई, उन्होंने टेथिस सागर में भर दिया। यानी कि इधर से नदियां आई, इधर से नदियां आई, और दोनों ने मिट्टी को टेथिस सागर में ऐसे करके भर दिया। भरने के बाद जब ये पूरा टेथिस सागर भर गया, तो भरने के बाद बलन पड़ा, तो बलन पड़ने के बाद ये आकृति बन गई। ये है आपका हिमालय। यानी कि कोई पूछे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको बताना है अंगारा लैंड की नदियां और गोंडवाना लैंड की दोनों ओर की नदियों ने टेथिस सागर को लाई। जो टेथिस सागर के में जो नदियां चल रही थी, उन नदियों ने जो गाद थी, बालू थी, उसको टेथिस सागर में भर दिया, और टेथिस सागर में भरा तो टेथिस सागर में बलें आ गईं और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। बस आपको इतना ही समझना है। अब हम बात करते हैं हिमालय के मुख्य 3 कौन कौन से भाग हैं। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हिमालय के कौन कौन से 3 भाग हैं। तो देखो, पहला है, इसको महान हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको महान हिमालय, बृहद हिमालय और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो, अब हम देखते हैं
यानी कि इसका विस्तार, यानी कि महान हिमालय है, इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक है। आपसे कोई पूछे कि जो महान हिमालय है या बृहद हिमालय है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो सिंधु नदी से लेकर के नामचा बर्मा तक है। ये नामचा बर्मा एक पहाड़ी है। माउंट एवरेस्ट इसी में पाया जाता है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस पार्ट में पाया जाता है, तो माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में पाया जाता है। इसी में कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, ये सारी पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी ये महान हिमालय में पाई जाती हैं। इसका क्रोड ग्रेनाइट का बना है, यानी क्रोड का मतलब धरती का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे क्रोड कहते हैं। ये किसका बना है? ग्रेनाइट का बना। ये आपकी किताब में दिया हुआ है। अगला है लघु हिमालय, यानी कि दूसरे हिमालय की बात करें, लघु हिमालय। तो दोस्तों लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यह महान हिमालय के कहाँ है? दक्षिण में। यानी कि कोई आपसे पूछे कि लघु हिमालय कहाँ स्थित है, तो देखो ये हो गया आपका महान हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय। यानी कि महान हिमालय के दक्षिण में कौन है? लघु हिमालय। ये है आपका लघु हिमालय। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसकी प्रमुख श्रृंखला कौन कौन सी है, तो देखो पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारा श्रेणी। अगर कोई पूछे आपसे कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो लघु हिमालय में। धौलाधार श्रेणी लघु हिमालय में, महाभारा श्रेणी लघु हिमालय में। पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी श्रेणी है जो कि लघु हिमालय का पार्ट है। प्रमुख स्थान कौन से? देखो कश्मीर की घाटी, कांगड़ा और जो कुल्लू मनाली आप सुनते हो, ये सब हिमाचल प्रदेश में तो पड़ती हैं, लेकिन ये लघु हिमालय का पार्ट है। ये आपके किताब में दिया हुआ है। अब देखो अब आगे देखते हैं। अगर दोस्तों मैं आगे बात करूं तो अगला है, तीसरा है शिवालिक या बाह्य हिमालय। दोस्तों देखो जो शिवालिक हिमालय है यह सबसे अंतिम हिमालय है, तीसरे नंबर का। इसका निर्माण जो लघु हिमालय और मध्य हिमालय, ये महान हिमालय और लघु हिमालय में जो नदियां काट करके अपने साथ मिट्टी गाद लेके आ रही हैं, उसके अवसादों से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। इसी में देहरादून, कोटली दून और पाटली दून शिवालिक हिमालय में ही पाया जाता है। यानी आपसे कोई पूछे कि देहरादून कहाँ है, हिमालय के किस हिस्से में है, तो ये देहरादून जो है शिवालिक में है, कोटली दून शिवालिक में है, पाटली दून शिवालिक में है। अब देखो हिमालय का निर्माण नदियों के आधार पर, यानी कि सिडनी बुराड नाम का एक व्यक्ति है, सिडनी बुराड, इसने बोला है हिमालय का निर्माण नदियों के आधार पर किया है। तो इसने कहा कि पंजाब हिमालय जो है यह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय किसके बीच है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। यानी कि यह आपको नोट कर लेना, सतलज से काली नदी, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, ये चारों हिमालयों का जिक्र हो गया। अब देखते हैं उत्तरी मैदान, यानी कि उत्तरी मैदान यानी कि हम बात करें यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार जो है, ये सब उत्तरी मैदान में आते हैं। तो इनका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी के द्वारा हुआ है। यानी कि कोई आपसे पूछे कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदियों ने किया है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने उत्तरी मैदान का निर्माण किया है। अब देखो उत्तरी मैदान में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो देखो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। कोई आपसे पूछे कि कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, वो है जलोढ़ मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में पाई जाती है। उत्तरी मैदान किससे बना है? नदियों से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। अब हम आगे देखते हैं। अब उत्तरी मैदान का कुछ आकृतियों का विभाजन, यानी कि किताब में आपके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं ये पूछा जाता है। तो देखो शिवालिक पहाड़ी के दक्षिण में जो है उसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे, नदियां यहाँ दिखती नहीं है, कृषि के लिए ये अच्छा नहीं है। आपसे कोई पूछे क्या भाबर क्षेत्र में कृषि हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थर मिलते हैं, नदियां दिखती नहीं है। अगला है तराई क्षेत्र। तो दोस्तों देखो तराई क्षेत्र ये नम है और दलदली, यानी कि यहाँ पर घने वन मिलेंगे, नदियां दिखने लगती हैं और कृषि के लिए सर्वोत्तम है। यानी कि वो आपसे पूछे
कि तराई क्षेत्र जो है वहां पर कृषि हो सकती है, कृषि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर पानी लगातार भरा रहता है, यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। अब एक है बांगर क्षेत्र। तो दोस्तों जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कंकड़ पत्थर मिलेंगे, ये कृषि के लिए अच्छी नहीं होती, यानी बांगर क्षेत्र में कृषि अच्छी नहीं होती। अब मैं बात करूं आपसे खादर क्षेत्र। तो दोस्तों जो नया जलोढ़, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और नई मिट्टी बनती है, कृषि के लिए अच्छी है। आपसे कोई पूछे कि कृषि बांगर में अच्छी होती है खादर में अच्छी होती है, तो कृषि हमेशा खादर में अच्छी होती है। कृषि खादर, देखो खादर वाला कौन सा क्षेत्र है, यानी कि जहां पर नदियों द्वारा लगातार हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ द्वारा मिट्टी को जहां इकट्ठा कर दिया जाता है, उसे खादर क्षेत्र कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे है प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार ये वाला जो है, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। यानी कि जो अफ्रीका से अलग होकर के जो आया था, यही प्रायद्वीपीय पठार था, यानी कि इसकी मेज जैसी आकृति होती है, पहली बात। दूसरा, ये प्राचीन गोंडवाना का हिस्सा है और भारत का सबसे पुराना भाग है। अब दो क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, मेज के जैसी आकृति है प्रायद्वीपीय पठार की। अगला क्वेश्चन कोई पूछे कि भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भाग है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भाग है। अब देखो इस पठार के दो भाग हैं, पहला है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि देखो ये है नर्मदा नदी के उत्तर में और मालवा पठार के भागों में फैला हुआ क्षेत्र मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। अब मैं आपको थोड़ा सा किताब में दिखा देता हूं, जैसे कि ये किताब में नक्शा दिया हुआ है, देखो ये यहां समझो आप लोग, देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये है नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा के उत्तर में है बिंद श्रेणी, दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी, और देखो ये है और ये है मालवा क्षेत्र। तो जो मध्य उच्च भूमि है, इस भाग में मालवा का पठार में और नर्मदा के उत्तर में मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र पाया जाता है। अब देखो बिंद श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा है। अगर मैं बात करूं, यानी कि मध्य उच्च भूमि, देखो यह है उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा, यह है हिमालय अरावली श्रेणी और यह है कौन सी, सतपुड़ा श्रेणी, यानी कि यहां पर जो है ये मध्य उच्च भूमि का हिस्सा यहां फैला हुआ है। अब देखो इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, तो देखो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में 4 नदियां हैं जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। आपसे कोई पूछे कि मध्य उच्च भूमि या प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी नदी पाई जाती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है परंतु पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि मध्य उच्च भूमि के जो पूर्वी विस्तार यानी कि इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाता है। ये इसका पूर्वी विस्तार है। अब देखो, अब हम देखते हैं दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा के दक्षिण में है। नर्मदा के कहाँ है, ये दक्षिण में। अब दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है जिसे मेघालय का पठार या कार्बी एवलॉक का पठार या उत्तर कछारी पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मैं आपसे नक्शा बना के यहाँ पे थोड़ा समझा दूं, नक्शा में नहीं यही समझाता हूँ। तो ये वाला कौन सा, ये इस वाले भाग की बात हो रही है, यानी कि भारत के ये उत्तर पूर्व इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतियां ये पहाड़ियां पाई जाती हैं जो मेघालय में पाई जाती हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, जैसे कि ये है गारो, खासी, जयंतियां तीनों मेघालय में पाई जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी के दक्षिण में मौसिनराम और चेरापूंजी, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है खासी पहाड़ियों के दक्षिण में मौसिनराम और चेरापूंजी में होती है। यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मौसिनराम और चेरापूंजी में होती है, जो भारत के मेघालय राज्य के खासी पहाड़ियों के दक्षिण में है। अब देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जैसे कि ये एक तो होता है ये पश्चिमी घाट, ये होता है पूर्वी घाट। ये
तो देखो इसका सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर है। आपसे कोई पूछे कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है, तो महेंद्रगिरी जो 1500 मीटर ऊंचा है। यहाँ वर्षा सबसे ज्यादा होती है। पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर है और यहाँ पूर्वी घाट की तुलना में कम वर्षा होती है। भारतीय मरुस्थल की बात करें दोस्तों, ये 1500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। तो 150 से कम जहाँ वर्षा होती है वो ये राजस्थान का इलाका है और यहाँ नदी है लूनी, यानी कि मरुस्थल में केवल एक ही नदी निकलती है, लूनी। अब बात करें तटीय मैदान की, तो दोस्तों तटीय मैदान में पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो वो इसका विस्तार पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक है, यानी कि ये तटीय तो हैं सारे, इनकी चर्चा हो रही है। तो देखो एक है आपका उत्तरी भाग जिसको बोलते हैं कोंकण तट, ये वाला पश्चिमी तट, ये कोंकण तट, ये वाला। ये मुंबई से गोवा, यानी कि मुंबई से गोवा को बोलेंगे क्या, कोंकण तट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोंकण तट कहाँ है। पहली बात तो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसको यह उत्तरी भाग है मुंबई से गोवा तक। अगला है कन्नड़, कन्नड़ का तट है गोवा से बेंगलुरु, गोवा से मंगलुरु का जो क्षेत्र है उसे कन्नड़ का तट बोलते हैं। और मालाबार जो कि केरल में है, मंगलुरु से कन्याकुमारी, यानी कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार क्षेत्र है। अब पश्चिम का तटीय मैदान यानी कि इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो एक है उत्कल का तट, उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक उड़ीसा में। उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश में है, महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक। कोरोमंडल का तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है और तमिलनाडु में है कोरोमंडल का तट। अगर मैं बात करूं अब द्वीप समूह की, तो देखो भारत में 2 द्वीपीय समूह हैं, एक तो है अंडमान निकोबार। तो देखो अंडमान निकोबार कहां है दोस्तों, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, नया नाम क्या है इसका, विजयपुरम। लक्षद्वीप यह अरब सागर में है, प्रवाल द्वीपों से बना है, राजधानी है कवारत्ती। तो दोस्तों इतना ही था इस पाठ में, ठीक है। अब हम अगले करेंगे इसका क्वेश्चन, अगली वीडियो में आएंगे इसके दोस्तों क्वेश्चन।